नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त रायबरेली में है और रायबरेली में हमारे साथ कुछ युवा हैं और देश के चिंतक हैं जो समाज पे दिन रात चिंतित करते हैं और उसके बाद उस चीज को समाज में जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पथल हुई और कई राजनीतिक पार्टियां हाशिए पे पहुंच चुकी हैं, उसको लेकर के हमारे साथ पूजा जायसवाल, आशुतोष भारती और अमित केसरी जो हाई कोर्ट के वकील हैं, और हम एक एक करके इनकी व्यू आप जानेंगे कि आखिर में 2022 विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से इस देश में उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर इनकी क्या योग सोच है और आने वाले वक्त में इसका कितना बड़ा महत्व समाज पे पड़ने वाला। सबसे पहले पूजा जी, समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार सारी महंगाई बीच में कंट्रोल थी, अब धीरे धीरे महंगाई चरम पे जा रही है, क्या कहेंगे? देश की स्थिति को देख करके आगे का भविष्य समझा जा सकता है। आज युवाओं के एजुकेशन पे कितनी रोक लगाई जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो लोग कहते थे कि हम देश को एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो खुद देश को बर्बाद करने में पड़ी है। आज एजुकेशन बर्बाद की जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ाई जा रही है। चुनाव के पहले 10 रुपया कम किया गया, बहुत लोगों को अच्छा लगा कि हाँ चुनाव देखिए महंगाई घटा दी गई, 10 रुपया पेट्रोल का दाम घटा दिया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि जब बकरे को बलि का बकरा बढ़ाना होता है तो सबसे पहले उन्हें बहुत अच्छे से खिलाया जाता है, खिलाया जाता है। वही किया गया, चुनाव के पहले कुछ राशनिंग की गई, महंगाई में कुछ कम किया गया, लेकिन चुनाव के बाद उसको डबल कर दिया गया। आज पेट्रोल के दाम इतने तेज बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि CNG गैस जिसके लिए लोग कहते थे CNG बहुत अच्छा एवरेज दे रही है, बहुत अच्छा है सब कुछ ऐसे, लेकिन उसमें भी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। सरसों का तेल हुआ, गैस हो गया। एक समय था कि जब थोड़ा सा गैस बढ़ा तो लोग धरने पे आकर बैठ गए थे, लेकिन आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इन सभी विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जनता को समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा यहाँ देश में गरीबी है, भूखमरी है, सब कुछ है, तो उसके लिए हम जनता के बीच में उनको राशन दिया गया। सबसे बड़ा अहम तो मैंने ये भी देखा कि राशन दिया गया और बहुत लोग, मैंने सर्वे भी किया, मैंने बात भी किया, बहुत लोगों ने कहा है कुछ नहीं, राशन तो मिल रहा है, राशन पे वोट किया गया। कुछ EVM पे भी कह सकते हैं, क्योंकि EVM के लिए मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। मैंने चुनाव लड़ा जब, तो हम लोग को मार्क पोलिंग के लिए बुलाया गया और हम लोग गए वहाँ, सारी मशीनें चेक करवाई गई, सील करी गई, रख दी गई। उसके बाद चुनाव 23 तारीख को होने वाला था, उसके 2 दिन पहले हम लोग के यहाँ एक नोटिस भेजी गई, बाई पोस्ट भेजी गई कि 23 मशीनें जो है इसमें खराब हो गई। बताइए, सील करके रखी हुई मशीनें कैसे खराब हो गई? क्या उसको खोल करके देखा जा रहा है? उसमें नोटिस अभी भी आपके पास? हाँ बिल्कुल। क्या उसमें लिखा गया था कि 23 मशीनें खराब हो गई, उनके बनने के लिए जा रही है। तो उसके लिए मैंने बात भी रखी थी इस पर कि सर मशीन तो सील करके रख दी गई, फिर कैसे क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि वो इंजीनियर चेक करके गई, तो उसमें 23 मशीनें थी। तो फिर फिलहाल मुझे लगता है कि मशीनों में भी कुछ रहा और प्लस जनता ने भी उसमें सहयोग किया। कुछ तो क्या होता है कि आज एक मेंटेलिटी लोगों की बन गई है कि हमने किसी का नमक खाया है तो अदा करना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों से सर्वे किया, मैंने बात किया, तो लोगों ने कहा कि हाँ चुनाव के पहले उसने नमक दिया था और नमक खाए हैं तो नमक का कर्ज तो अदा करेंगे। क्या कारण है, आप बताइए। नमक खाए हैं तो क्या ऐसे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर की आज़ाद की पार्टी हो, एक तरफ मोहन गेस्ताम की पार्टियां हैं, तमाम बहुजन समाज की सारी संगठनें चल रही हैं, क्या ये संगठन के लोग या इन पार्टियों के लोग उस समाज को जागरूक करने में नाकाम हो गए और 5 किलो राशन, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी पे वोट दे दिया? क्या आप नाकामी इसको माना जाएगा? बिल्कुल नाकामी मानी जाएगी, क्योंकि जितने भी बहुजन के नेता बनते हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो चुनाव के समय ही आते हैं, और जो सत्ता में पार्टी है उनके लोग हमेशा जनता के बीच में रहते ही रहते हैं, किसी न किसी वजह से रहते हैं, उनके दुख दर्द में रहते हैं, उनकी बातों में रहते हैं, अपने संगठनों में बुलाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, चुनाव के समय जाते हैं और हम फिर बाद में कहते हैं हमारी जनता नहीं समझेगी, तो हम समझा नहीं पाए। आने वाले वक्त में क्या होगा?
चुनाव हो गया, सरकार बन गई, 2024 की नज़दीक चुनाव है, आने वाले भविष्य को लेकर क्या सोचें, क्या है? देखिए, आने वाले भविष्य में बहुत मैं बता दूं, विषमतावादी मानसिकता वाले जो रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें संविधान बदलना है, हम संविधान बदलना चाहते हैं, बाई पेपर में निकल के आया, वो प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा, जानना होगा कि हम लोग बातों में अपने रखते रहते हैं कि हमें भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही हमें सारे हक और अधिकार मिले हैं, तो उसका दायित्व बनता है कि हमें उसको कैसे सुरक्षित रखना है, अपने हक और अधिकारों को लोगों को कैसे बताना है। और रही बात 24 की, तो 24 की इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ाई जा रही है, बढ़ाते जा रहे हैं कि एक समय वैसा आ जाएगा कि 24 में चुनाव होगा, उसके बाद कह दिया जाएगा कि इतनी ज़्यादा सरकार के पास पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है कि हम चुनाव करवा सकें, तो चुनाव को भी रोक दिया जा सकता है। और अब की बार चुनाव में ये हुआ कि काफ़ी लोगों के लिस्ट से नाम हटा दिए गए, वोटर लिस्ट से। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है हमारे पास सरकार के पास पैसा नहीं है चुनाव करवाने के लिए, प्लस जो है वोट का अधिकार भी धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा। वोटर लिस्ट में था नाम हटाने की प्रक्रिया, तो हम लोग भी सर्वे कर रहे थे, बहुत एक घर में 4 वोट 5 वोट 10 वोट था, तो आप 5 वोट गायब है, 4 वोट, बहुत सारे। क्या ये जानबूझ करके इन जो ऐसे लोग जो भाजपा के वोटर नहीं थे, क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके जानबूझ करके वोटरों की लिस्ट नाम हटाया गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको कह सकती हूँ, क्योंकि जब चुनाव के पहले होता है कि BLO बनवाए जाते हैं, उनसे सर्वे करवाया जाता है कि जो मृत्यु हो चुके हैं उनका नाम हटा दिया जाए। आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए ये बताइए? आने वाले वक्त में युवा को अपने हक अधिकार जानने चाहिए, वरना भविष्य बर्बाद होने वाला है। और हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए, संविधान के लिए काम करना चाहिए, बेरोजगारी और भुखमरी जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। और सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, जो कि शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है, और उस पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं अमित केसरी साहब। सबसे पहले ये बताइए, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सरकार बदल गई, सरकार की कोई पुनः वापसी आ गई, क्या स्थिति है हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, हाई कोर्ट की स्थिति क्या? हम पहले से आपसे ये जान रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हाई कोर्ट के वकील का मामला है, जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में इस समय जो सरकारी वकील बनाए गए, ज़्यादातर 80% से 90% माने एक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधि दिया गया। किस वर्ग का प्रतिनिधि? इस जनरल वर्ग का प्रतिनिधि दिया गया। और इसकी जो आवाज़ है, जो भारतीय संविधान के रिजर्वेशन पॉलिसी है, मेवाड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, उसमें ये दिया गया है कि OBC के 27% और इसके जो है 21% 23% जो है उसको बनने चाहिए, जो है इसको इग्नोर किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो ये प्रतिनिधित्व का है, इसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम और वकीलों की जहाँ तक स्थिति की बात है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सबके ऊपर इसका असर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट है, जब तक अपने देश के उसके नागरिक अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे और सरकारें जो है केवल एक वर्ग के लिए काम करेगी, तो ये नहीं लगता कि न्यायपालिका और कार्यपालिका सही तरीके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब ने कहा कि जो है चीफ CGI है भारत के, उन्होंने कहा कि जब हम सारे काम कर रहे हैं तो संसद को ही खत्म कर दिया जाए, जो है तो इतना जो है कठिन शब्दों में टिप्पणी करना जो है। और उन्होंने कहा कि जो सही काम कर रहा है उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट दबाव बना रही है। भारत के लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो सभी लोगों को, चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, सबको आना होगा। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो जो श्रीलंका की पोजीशन आज है, और भारत की उसी पोजीशन की कैटेगरी में जाने के कगार पे है। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ा जागरूक हो जाए और अपने बारे में, जो कि भारत देश हमारा है, हम भारत के नागरिक हैं, देश रहेगा तो सरकारें रहेंगी, सरकारें आती रहती रहेंगी। नहीं, आप कह रहे हो कि साहब सब लोग जागरूक हो जाए। 21वीं शताब्दी है, यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड, सब लोग ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, मोदी जी का नारा था। उत्तर प्रदेश की सरकार में लोग कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, सारे लोगों के साथ में समान होगा। क्या कारण? आने वाली अभी जो महंगाई है
यही सरकार 2014 से पहले उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की हुकूमत में हो, जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करता था तो लोग नंगा नाच नाचते थे, गैस सिलेंडर सर पे रखते थे, कमर में बांधते थे, सारी चीज़ें करके बंद करते थे, प्याज से लेके टमाटर से लेके उड़ते बैठते थे। 2022 चल रहा है, इसमें इतनी महंगाई है, आखिर में क्यों लोग सड़क पे उस तरीके से धरना प्रदर्शन, उस तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? समस्या यह है कि उनका कुशल नेतृत्व नहीं। परेशान तो सब है, गृहिणी से लेके बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। इससे हर एक घर का सब आदमी परेशान है। जो भी पेट्रोल 50 रुपये में भराता था, 60 रुपये में भराता था, आज 105 रुपये, 102 रुपये, 170 रुपये में वो भी 1 लीटर उसको नहीं वो तो मिलता है। कहते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए या राष्ट्र समर्पित के लिए अगर आप दे रहे हो तो क्या दिक्कत है, क्या किस नजरिए से इसको आप देखते हैं? देखिए, राष्ट्र समर्पित के लिए नीरव मोदी और ललित मोदी भी राष्ट्र समर्पित के लिए थे और भारत के राष्ट्र के समर्पित लोग थे। और सारा पैसा भारत का जो कहाँ चला गया है वो आप देख रहे हैं। जैसे जो BSNL था, राष्ट्र समर्पित लोग हैं, अंबानी के खाते में आप पूंजीपतियों के लोग दे रहे हैं। आप देखिए, जो भारत के उद्योगपति हैं, गरीबों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए कि उनका अभी आप देखिए बॉम्बे में 6,500 करोड़ माफ़ कर दिया गया। ये क्या है, हमारे ऊपर टैक्स लाभ दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर जो है उसकी मेहरबानी कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ किया। अभी भारत सरकार का जो स्टेट बैंक का इंडिया ने उसका खाते को फ्रीज कर दिया है। तो ऐसे जो गरीब तबका है उसके ऊपर चाहे नमक महंगा हो, चाहे तेल महंगा हो, चाहे पेट्रोल महंगा हो, खाने की सामग्री महंगी हो, तो वो ये जान नहीं पा रहा है। रह गई जहाँ तक इनके जो जान में है, तो जब तक लोग समझ पाएंगे तब तक देश बर्बाद हो जाएगा। वही एक रामदेव बाबा जी थे, कहते थे 40 रुपये में पेट्रोल मिलेगा आधे दाम पे। आज उनकी पता नहीं, स्मृति ईरानी जी थी, चूड़ियाँ भेज दिया था मनमोहन सिंह को, आज पता नहीं है कहाँ। इस देश का सबसे बुद्धिमान वकील कहा जाता है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या निचली अदालत में वकालत एक ऐसा पेशा है जो सारे राजनीतिक पार्टी हो, किसी संस्था हो, सारे लोगों को लेकर के चलता है और सबसे बुद्धिमान माना जाता है। आखिर वकील लोग क्या कर रहे हैं? क्या वकीलों में भी फाड़ है? वकील लोग क्यों नहीं आवाज उठा पा रही? इसका मैं काफी पूछना चाहता अभी तो देखिए पॉलिटिकल मैटर है, वकील लोग क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अच्छा, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में मैं वही जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जो वकील ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसमें भी समर्पित लोग हैं? एक विशेष पार्टी के तरफ लोगों का रुझान है जिसके कारण वो लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे बार काउंसिल का जो अभी आदेश आया है, कोई भी वकील जो हम पॉलिटिकल व्यू में अगर जाए तो उसके वकालत पेशे को डिफेंड करके आगे बढ़े, तो इसलिए थोड़ा वकील जो है उस पर ज़्यादा हम टिके। क्या 2014 से पहले भी ये होता था? नहीं, इसके पहले बार काउंसिल में नहीं किया था ना? नहीं। तो कहीं ना कहीं रोक लगा रखा है। अब जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, आगे क्या होने वाला है? अगर 2022 है, 2024 चुनाव आ रहा है, 2 साल से कम समय है, क्या स्थिति होगी इस देश का? देखिए, इस देश में चूँकि जो युवा है, जब परिवर्तन लाने के लिए किसी भी देश की जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, युवा ही जब अपने बारे में, देश के बारे में उठा है, धर्म से ऊपर उठना होगा। धर्म, जाति, मजहब से ऊपर जब भारत का युवा उठेगा, उसी दिन भारत में एक नया परिवर्तन होगा। हम भारत के विश्व गुरु बनेंगे। जैसे आप कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को देखिए, प्राइवेट सेक्टर में देने की बात चल रही है। प्राइवेट सेक्टर का देने का तेल को आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। इसके पहले अगर 10 पैसा बढ़ाना होता था, 91-95 पिछली गवर्नमेंट में थी, जब तक प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया गया था, तब तक 10 पैसे बढ़ाने के लिए पूरे संसद में हंगामा होता था। बड़ी मुश्किल से 10 से 20 पैसा बढ़ा पाते थे। लेकिन आज क्या है, आपने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट का मतलब रोज 80 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा। अगर उनको बढ़ाना है तो एक दिन 500 रुपये बढ़ा दो। हाँ, जो तो डेली आप जो टार्चर कर रहे हैं, 500 रुपये बढ़ा दीजिए, जो कंडीशन होगी देश झेलने में। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे इंजेक्शन देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको ये चाहिए कि एक दिन 100 रुपये बढ़ा दो, कोई मरे नहीं, एक का दिन मर जाएगा तो वो सही रहेगा। बार बार मरने से बचना। नहीं, हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में केंद्र की जितनी भी पार्टियाँ हैं, क्या वो अपने हथियार रख चुकी हैं? क्या भाजपा का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है? क्या कारण है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियों को विपक्ष के जो लोग हैं, अब वो उनसे कोई मतलब नहीं।
अब जनता को खुद अपने हथियार उठाने होंगे, अपना झंडा बैनर लेगी। जब जनता आएगी तब वही विपक्ष के लोग तुरंत तो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि जनता को कोई आज़ाद नहीं, देश का कोई जो है पॉलिटिकल विपक्षी नहीं होता, क्योंकि जनता ही जिसे चाहेगी उसे नेता बनाती है, जिसे चाहेगी उसे आर्थ से पद को लाने का। जब जनता के ऊपर ज़्यादा पीड़ा हो जाएगी, अब पीड़ा की एक दिन हद होगी, एक दिन पूरी जनता उठेगी सीधे दिल्ली की तरफ चली जाएगी, तब उसके बाद उनके जो है जवाब देना पड़ेगा भारत देश। आशुतोष जी हैं, आशुतोष जी ये बताइए, आप सामाजिक चिंतक हैं, आप समाज में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जो उस तरीके से माहौल चल रहा है 2022 में, क्या बयां कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि मैं आशुतोष भारतीय नागरिक प्रचारक भारत सहयोग संघ और मैं प्रतियोगी छात्र रहा हूँ अपने जीवन में, और बहुत सारे प्रतियोगी आंदोलनों को हम लोगों ने चलाया है। 2013 से मैं सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्य कर रहा हूँ। आज की जो युवा की स्थिति है, युवा की स्थिति इसलिए बदहाल हुई है कि सारी यूनिवर्सिटियों से जो है छात्र संघ को बर्बाद कर दिया गया है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, और छात्र संघ के जो चुनाव नहीं हो रहे हैं तो उसके कारण जो है छात्र आंदोलन नहीं चल रहा है। अरे भाई 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, सारे बहुजन की जितनी भी पार्टियां हाशिए पे चले गई। अगर यूनिवर्सिटी में चुनाव होगा, डिग्री कॉलेजों में चुनाव होगा, तो क्या कमाल कर लेंगे? जब विधानसभा पहुंच करके, लोकसभा पहुंच करके कमाल नहीं कर पाए, बहुजनों के हित के लिए बात नहीं कर पाए, तो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में अगर छात्र संघ चुनाव भी जीत जाते हैं तो क्या कमाल कर लेंगे भाई आप? छात्र संघ का चुनाव जब होता है तो वहाँ से एक प्राइमरी एक नर्सरी होती है, और नर्सरी से नेता निकलते हैं, और वही नेता आगे चल के जो है राजनीति को दिशा और दशा देते हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता हैं, और छात्र नेता बीपी सिंह भी थे, जिन्होंने जो है हमको 27% आरक्षण दिया, और 27% आरक्षण देने वाले पार्टी जनता दल को जो है मुलायम सिंह ने खत्म कर दिया। प्रमोशन में जो आरक्षण था, उस आरक्षण बिल को जो है मुलायम सिंह ने फड़वा दिया। ये आरक्षण विरोधी पार्टी है सपा। लोक सेवा आयोग त्रिस्तरीय प्रणाली की लड़ाई थी, वो लड़ाई जो थी, उस लड़ाई को भी ये अखिलेश यादव जी जो है ये खत्म कर दिया। ये अपने संकल्प पत्र में भूल कर भी आरक्षण जैसे शब्द का नाम नहीं लिए, जबकि लोकतंत्र को लाख कहता है, लाख प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहता है। ये तो कहते हैं कि आरक्षण भी की प्रतिनिधित्व की बात है। अभी हमारे बीच में बात आई तो प्रतिनिधित्व किसको मिलना चाहिए? भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? यहाँ की प्राकृतिक संपदा जो है, जल जंगल जमीन में भारत के नागरिकों का हिस्सा होना चाहिए, और वो हिस्से और हाशिए की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से चल रही है। लड़ते लड़ते आप लोग इतनी लड़ाई लड़ लिए कि केंद्र में मोदी की सरकार डबल बार, और अब 2024 में हैट्रिक करने वाली है, और उत्तर प्रदेश में 36 साल बाद फिर रिटर्न उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई। इतनी जागरूकता की। हाँ, ये सही बात है। हमारे पास जो दो पार्टियां थी, सपा और बसपा, जिसको कहते थे ओबीसी की पार्टी है और दूसरी एससी की पार्टी है। जो अति दलित और अति पिछड़ा लोग था, वो जो है इन दोनों पार्टियों को 27 साल तक वोटिंग करता रहा, लेकिन जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा न अति दलित और अति पिछड़े को नहीं मिला। वो गुस्से में जो है कहा कि जाओ भैया, अब हम जो है भाजपा का चुनाव कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, और 15 लाख रुपए आपको देकर हम धनी बनाएंगे। और ये कैसे हुआ? ये जो हुआ, वोटरशिप एक सिस्टम है। अगर सांसद को पेंशन मिल रही है, और विधायक को पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, तो निश्चित रूप से भारत के समस्त नागरिकों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। वोटरशिप वही भागीदारी और हिस्सेदारी है। 2017 का आंकड़ा जो कहता है कि IMF आंकड़ा देता है एक नागरिक का हिस्सा जो है 4,65,440 रुपए है। वो भारत के नागरिकों के खाते में आना चाहिए, और वो खाते में आए तो 20% 30% जो भी खर्चा लगे
सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो खर्चा लगे वो टैक्स हमारे ऊपर लगा दीजिए। से 70% 80% पैसे है जो है भारत के समस्त नागरिकों के खाते में होना चाहिए। और जब वो पैसा समस्त नागरिकों के खाते में होगा तो वो हर 20 साल 10 साल में जो आर्थिक मंदी आती है, ये आर्थिक मंदी पूंजीवाद में कभी नहीं है। अभी पूंजीवाद सोल्यूशन क्या है? 2022 का चुनाव हुआ, महंगाई चरम पे है, फिर आरक्षण की बात अलग है, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रही है। शिक्षा में जो SC ST OBC के लिए था उसको भी कटौती दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। इसके आगे सोल्यूशन क्या है? किस कारण ये सब हुआ? ये कारण यह है, जैसे महंगाई को आप कह रहे हैं तो मेरा मानना है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ती तो हम लोग सड़क पे ना आंदोलन करके बूथ पर आंदोलन करते, लेकिन हम आंदोलन करते। आम जनता को महंगाई नहीं लग रहा है, 100 रुपये नहीं 200 रुपये पेट्रोल हो जाए तब भी महंगा नहीं होगा। मैं तो महंगाई तब मानूंगा जब लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे और सड़क पर खड़ी कर देंगे और अपने बूथ पर जाके जो है धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, तब मानूंगा कि महंगाई बढ़ रही है। और आने वाले वक्त में क्या भविष्य देश का? उत्तर प्रदेश आने वाले, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का जब से निर्माण हुआ तभी से खत्म किया जा रहा है। 120 से अधिक संशोधन हो गए हैं, वो खत्म करने की प्रक्रिया है। हमारा संविधान जो है वो तरल परिस्थितियों और परिवेश के अनुसार जो है संविधान में बदलाव होता है और बदलाव होगा। जो परिस्थिति आज के 70 साल पहले थी वही परिस्थितियाँ तो आज नहीं है। 70 साल पहले था हम लोग खाने को नहीं पूरा पड़ता था। 1943 में जो है 43 लोग भुखमरी से 43 लाख लोग भुखमरी से मर गए, लेकिन आज तो 43 लाख लोग भुखमरी से नहीं मर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहाँ हरित क्रांति हुआ, हमारे बाबा जयराम वर्मा जी थे पूर्व कृषि मंत्री, उन्होंने जो है हरित क्रांति किया, मैक्सिको से गेहूँ ले आए, आज ले आए, घी ले आए, नई टेक्नोलॉजी ले आए और 1967 तक जो है हरित क्रांति हम आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए। आज की पोजीशन यह है कि हम खाद्यान्न को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आने वाला भविष्य लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म, संविधान नहीं खत्म। संविधान का सबसे ज्यादा लाभ जो ले रहा है वो ब्राह्मण ले रहा है। वो डॉक्टर है, वो मास्टर हो, इंजीनियर है, जज है, सब कुछ है। ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बातें करें, हिंदू राष्ट्र ये करें कि जो जिस जात का हो उसी जात में काम करेगा। तो ब्राह्मण का काम क्या है? शिक्षा और भिक्षा। वो केवल शिक्षा और भिक्षा पर नहीं टिकेगा, इसलिए संविधान तो नहीं खत्म किया जाएगा। संविधान को पंग बनाया जाएगा, जिस तरीके से आरक्षण को पंग बनाया गया कि आरक्षण रहेगा लेकिन आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चीजें हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको लड़ने की जरूरत है, हमको युवाओं को साथ में लेकर चलने की जरूरत है, हमको छात्र संघ की बहाली का आंदोलन चलाना है, हमको जो है जो लेटरल एंट्री हुई है IAS की परीक्षा लेकर जो है लोग सिलेक्शन ले रहे हैं और लेटरल एंट्री जो हुई है ये 1853 का जो एक्ट है, सिविल सेवा जब से शुरू हुई, सिविल सेवा के पीछे हम लोगों को पहुंचा दिया गया। सिविल सेवा के पीछे पहुंचाने का मतलब जो निदेशक मंडल उसके पहले होता था, उसी निदेशक मंडल में था कि जैसे उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो निदेशक मंडल होते थे, अपने चहेतों को जो है नौकरी देते थे, उसके हिसाब से कराते थे। भारत के भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था पे प्रहार, ये हमारे मौलिक अधिकारों पे प्रहार। और इसके लिए जो है हमको बूथ पर आंदोलन करना होगा। हम क्या करते हैं? सड़क पर आंदोलन करने चले गए। लोहिया जी थे, उन्होंने कहा सड़कें सूनी होगी तो संसद आवारा होगी। अरे उस समय सड़कें ही नहीं थी, सूनी कहाँ से होगी? डाहर था, मेड़ था, चक्रोट था, तो सूनी कहाँ हुई? फर्जी नारा, ये नारा ही फर्जी। आज भी अब यही नारा देकर हम सड़क पर आंदोलन आम जन को परेशान कर रहे हैं। मैं निराशावादी और पलायनवादी नहीं हूँ, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ और किसी अगवान भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए जो है आशावादी हूँ, पलायनवादी नहीं हूँ। ठीक, तो देख सकते हैं ये तीन के तीनों जो भारत के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लिए चिंतित रहते हैं और समाज में जाकर जागरूकता फैलाते हैं। इन बातों से साफ निकल के आया कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी का राजनीतिक पार्टियों से लिंक होने के कारण
उनको अपंग बनाया जा रहा है और अपनी अपनी कमियां हैं या अपनी अपनी जो लालच है उसकी लोभ में एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे। नहीं तो 2014 के पहले यही महंगाई बेरोजगारी चरम पे होती थी तो सड़क से संसद तक के हंगामा होता हुआ दिखाई देता था। लेकिन 2022 में भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगाई चरम पे है। भुखमरी में 16 देशों में 3 नंबर पे आ गया भारत। लेकिन आज भी यहाँ के युवा यहाँ के जागरूक लोग चुपचाप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा तो वो वक्त दूर नहीं, इससे भी भयानक स्थिति आने वाला है। अब किसी और से जाकर के और बात करेंगे कि आखिर उनका भी इस देश और इस समाज को लेकर क्या है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, रायबरेली।